दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा और बेहद मासूम दिखने वाला जानवर किसी देश के लिए न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और वही जानवर किसी दूसरे देश के लिए कुदरत का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। क्योंकि आज की हमारी कहानी दो अलग अलग मुल्कों की है। जहां एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जहां लगभग 2 करोड़ 27 लाख इंसान बसते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुल्क 20 करोड़ से भी ज्यादा खरगोशों का गढ़ बन चुका है। यानी वहां इंसानों की आबादी से 10 गुना ज्यादा खरगोश है। और इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि वहां की गवर्नमेंट ने इन्हें एक तबाहकुन मखलूक यानी एक डिस्ट्रक्टिव पेस्ट डिक्लेयर कर रखा है। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट्स एक बेहद नुकसानदेह क्रिएचर हैं और वो इनसे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, चाहे वो वायरस छोड़ना हो या दुनिया की सबसे लंबी फेंसिंग लगाना हो, मगर वो हर बार नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, जिसने पिछले 30 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा रैबिट्स अपने यहाँ इंपोर्ट किए हैं। और आपको ये जानकर झटका लगेगा कि उनको इंपोर्ट करने की वजह उनको खाना नहीं था, बल्कि चीन के सबसे खतरनाक रेगिस्तान कुबूची डेजर्ट में एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट करना था, जिसका नतीजा जब निकलकर सामने आया तो उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान छोड़ दिया। क्योंकि जिस रेगिस्तान को मौत का समंदर कहा जाता था, वहां आज हरियाली है। और ये सब मुमकिन हुआ उन लाखों खरगोशों की वजह से। तो आखिर चीन ने यह रिस्क क्यों लिया और कैसे एक जानवर ने रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और समझते हैं इस चमत्कार के पीछे की साइंस को। नाजरीन, जब कोई रेगिस्तान हरी भरी उपजाऊ जमीन को निगलकर उसे भी बंजर रेगिस्तान में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, तो इस खौफनाक प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई है तो वो है चाइना में मौजूद कुबूची डेजर्ट। क्योंकि एक वक्त था जब कुबूची डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था। यानी हर साल ये डेजर्ट 5 लाख एकड़ के करीब जरखेज जमीन को निगल रहा था, जो खेती के लायक थी। और ये रफ्तार इतनी तेज थी कि चीन की राजधानी बीजिंग तक रेत के तूफान पहुंचने लगे थे। उस वक्त चाइना की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और डेजर्टिफिकेशन के इस रेट को कम करने की बहुत कोशिश की। 1950 और 60 के दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, रेगिस्तान में हजारों मजदूरों को लगाकर दरख्त लगाए गए। लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था, क्योंकि यहाँ चलने वाली तेज हवाएं किसी भी पौधे को टिकने नहीं देती थीं और रेत के टीले अपनी जगह बदलते रहते थे। फिर एक दिन कहानी में एंट्री होती है वैंग वेनबियाओ नाम के एक लोकल एंटरप्रेन्योर की, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में वैंग वहां एक नमक की फैक्ट्री चलाते थे और रेत की वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया था। तो वैंग ने अपने पैसे एक अजीबोगरीब आइडिया पर लगाने का फैसला किया। उन्होंने कई 100 एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियां और लकड़ियां स्क्वायर शेप्स में यानी चौकोर डिब्बों की तरह रखना शुरू कर दी, ताकि रेत को उड़ने से रोका जा सके। और उनके बीच में विलो ट्रीज लगाना शुरू किए, जिन्हें हम बेद का दरख्त भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में पेड़ कैसे टिकेगा, तो आपको बता दें कि विलो एक ऐसा जादुई दरख्त होता है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें रेगिस्तान में 300 फीट नीचे तक जाकर पानी को तलाश करने की क्षमता रखती है। और ये लकड़ी पेपर और फर्नीचर बनाने के काम भी आती है। पर यह प्लान सिर्फ तब काम करता अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टिक पाते। कुबूची डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती हैं, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी इवेपोरेट हो जाती है। और इन्हीं तेज हवाओं से विलो के नन्हे पौधों को बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द वो झाड़ियां लगाई गई थीं। शुरुआत में वैंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा है और रेगिस्तान में पेड़ लगा रहा है। लेकिन किसी को भी वैंग के फौलादी इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 साल तक सब कुछ सही चलता रहा और पेड़ थोड़े बड़े होने लगे। लेकिन फिर एक नया और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। विलोस के पेड़ को अब स्पेशल केयर की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना था और उनसे पैसा कमाना था, तो ये जरूरी था कि पेड़ की नई और छोटी टहनियों को फौरन काट दिया जाए, ताकि दरख्त का सारा पोषण उसके मेन तने को मिले और वो मोटा हो जाए। पर रेगिस्तान में हजारों एकड़ में फैले लाखों पेड़ों की कटाई करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल भी था और बहुत ज्यादा महंगा भी। और यहीं से कहानी में एक नया और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। यही वो पॉइंट था जहां खरगोश यानी रैबिट्स की एंट्री होती है। चीन के वैज्ञानिकों और वैंग ने मिलकर एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने खास तौर पर रेक्स रैबिट्स को इस कहानी का हिस्सा बनाया। अब यहां सवाल उठता है कि रेक्स रैबिट ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि रेक्स रैबिट एक बहुत ही खास ब्रीड है, जिनका फर बिल्कुल ऑटर या ऊद बिलाव के बालों जैसा होता है। ये बहुत मुलायम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? क्योंकि उनकी एक छोटी सी आदत ने कुबूची डेजर्ट के इकोसिस्टम को ही जड़ से बदल दिया। रेक्स रैबिट विलो के पेड़ से निकलने वाली नई और कोमल टहनियों को खाना बहुत पसंद करते हैं।
जब वो नई और पतली टहनियां खाते गए तो दरख्त का मेन तना और ज्यादा मोटा होता गया, जो पेपर इंडस्ट्री वाले अब महंगे दामों पर खरीद कर ले जाते थे। यानी रैबिट्स ने खाना भी खाया और मुफ्त में पेड़ों की प्रूनिंग यानी कटाई भी कर दी, जिससे पेपर इंडस्ट्री को बेहतरीन रॉ मटेरियल मिलने लगा। एक तरफ एनवायरनमेंट बच रहा था और दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों की जीत होने लगी। पर यह कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि आपने पहले जाना, विलो पेड़ की जड़ें 300 फीट तक जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें रेत के अंदर जाकर उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगी और उससे फायदा ये हुआ कि तेज हवाओं के दौरान अब रेत उड़ती नहीं थी और उनके अंदर फंसी हुई नमी सूरज की गर्मी से इवापोरेट नहीं होती थी। इसी बीच रैबिट्स ने अपना असल कमाल दिखाना शुरू किया, जो किसी ने सोचा नहीं था। रेक्स रैबिट का वेस्ट यानी उनका गोबर उस बंजर रेत के लिए सोने जैसा साबित हुआ। उनका गोबर एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर काम आने लगा। चीन के जीरो वेस्ट सिस्टम में यह भी एक कीमती प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि रेगिस्तान की रेत में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन जब लाखों खरगोशों ने वहां मल त्याग किया तो रेत की क्वालिटी बदलने लगी। दूसरा, रेक्स रैबिट्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है। एक फीमेल साल में 50 से ज्यादा बनी यानी बच्चों को जन्म देती है, यानी इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी ज्यादा है। जब ये रैबिट्स तादाद में ज्यादा हुए तो उनका गोबर भी बढ़ता गया और जमीन और ज्यादा जरखेज होती गई। देखते ही देखते वो पीली रेत उपजाऊ खेतों में बदल गई, जहां अब ऑर्गेनिक सब्जियां जैसे आलू और मुलेठी भी उगाई जाने लगी। रेक्स रैबिट्स की एक और अहम खूबी ने भी इस चमत्कार में बहुत अहम किरदार अदा किया। इनकी एक और खूबी ये थी कि ये घास तो हजम कर लेते हैं, लेकिन घास के बीज को पूरी तरह हजम नहीं कर पाते। इसकी वजह से बीज एज इट इज यानी साबुत इनके गोबर के साथ बाहर निकल आता। और क्योंकि गोबर में नमी और खाद दोनों होती थी, तो कुछ अरसे बाद वहां घास भी मल्टीप्लाई होने लगी। यानी रैबिट्स ने सिर्फ विलो पेड़ की मेंटेनेंस का काम नहीं किया, बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी बढ़ावा दिया। अनजाने में पूरे रेगिस्तान में घास भी उगा दी और आखिर में उनके फर को भी महंगे दामों सेल किया जाने लगा, जिससे वहां के लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। ये प्रोसेस एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली रेगिस्तान को हरा भरा करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद वैंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने अपनी कमाई को वापस इसी प्रोजेक्ट में लगाया और 100 बुलडोजर्स किराए पर लिए और रेगिस्तान के ऊंचे नीचे टीलों को लेवल करना शुरू कर दिया। उसने खड्डे भरे, जमीन सीधी की और उस पर भी विलो के पेड़ लगाना शुरू कर दिए। इस दौरान लोकल लोगों को एनकरेज किया कि वो भी अपने घरों में रेक्स रैबिट्स पालें। उसने चाइनीज गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रैबिट्स मंगाए और लोकल लोगों में बांट दिए। हर घर अब एक छोटा फार्म बन गया। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था, अब ये हरा भरा एरिया है। कुबूची डेजर्ट का टोटल एरिया 18,600 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33% या फिर 6,250 स्क्वायर किलोमीटर पूरी तरह से हरा भरा हो चुका है। ये 30 सालों से ज्यादा की अथक मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से कुबूची डेजर्ट अब सी ऑफ डेथ यानी मौत के समंदर के बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बदला, लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ 3 अरब युआन की इन्वेस्टमेंट की, जो लगभग $400 मिलियन बनते हैं, और इन पैसों से यहाँ नए गांव बनाए गए, पक्की सड़कें बनाई गई और लोगों को रेगिस्तान में नया रोजगार फराहम किया गया। आज यहाँ लाखों एकड़ रेगिस्तान पर लोगों का रोजगार लगा हुआ है। 2000 से ज्यादा फार्म्स चल रहे हैं और हर साल 30 लाख रेक्स रैबिट्स बेचे जाते हैं। एक फार्मर की एवरेज सालाना इनकम जो पहले ना के बराबर थी, अब वो $9600 यानी करीब 8 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी जो लोग पहले रेगिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, वो अब यहीं पर अमीर बन चुके हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। साल 2017 में जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर्स यहां पर आए तो उन्होंने देखा कि यहां का माहौल पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो चुका है। पेड़ पौधे, घास, जानवर और इंसान सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। बारिश की मात्रा बढ़ गई है और हवा में नमी आ गई है। पर यहां पर एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि अगर रैबिट्स रेगिस्तान को वापस हरा भरा कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ये इतने खतरनाक क्यों है और वहां इन्हें पेस्ट क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब है मैनेजमेंट। असल में ऑस्ट्रेलिया में 1859 से पहले तक कोई रैबिट्स ही नहीं थे। फिर थॉमस ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिशर ने यहाँ सिर्फ 24 रैबिट्स छोड़े ताकि इनकी आबादी बढ़े और फिर ब्रिटिशर्स यहाँ इनका शिकार करने आया करें और मजे ले सकें। लेकिन 70 सालों बाद इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और वहां उनका शिकार करने वाला कोई बड़ा जानवर जैसे भेड़िया या लोमड़ी मौजूद नहीं थी, जबकि चाइना में इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। चीन ने इन्हें जंगल में खुला नहीं छोड़ा, बल्कि पिंजरों और बाड़ों में पालने का सिस्टम बनाया। उनसे सिर्फ उतना ही काम लिया जाता है जितना सबके फायदे में है और एक उम्र के बाद उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यही वजह है कि रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में अजाब जबकि चाइना में ब्लेसिंग है।
पर कुबूची डेजर्ट की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंसान का दिमाग जब क्रिएटिव होता है तो वो रुकता नहीं है। यहीं पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज, जिसे जुमना सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। 6000 एकड़ पर फैला हुआ यह प्लांट करीब 50 लाख सोलर पैनल से मिलाकर बनाया गया है, जो स्पेस से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े की शेप बनाते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इमेज है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट कर चुका था। इससे चाइना ने 7600 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पावर प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये प्लांट डिजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है। दरअसल पैनल्स के नीचे सनलाइट सीधी जमीन पर नहीं पड़ती, लिहाजा जमीन की इवेपोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से वहां नमी बरकरार रहती है और घास उगाई जाती है। और अब इस घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर भी रखे गए हैं वही हमारे नन्हे दोस्त रेक्स रैबिट्स और साथ में भेड़े। रैबिट्स और भेड़े पैनल्स के नीचे उगने वाली घास को खाते हैं, जिससे घास इतनी ऊंची नहीं होती कि पैनल्स को ढक ले, और अपने गोबर से नई घास का बीज भी बोते हैं। यूं ना सिर्फ डेजर्टिफिकेशन कम हो रही है, बल्कि फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और आखिर में रैबिट्स का फर भी महंगे दामों सेल होता है, और पैनल्स की वजह से यहाँ तेज हवाओं की रफ्तार 50% तक कम हो गई है। कम रेत डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नई जमीन भी अपने आप जरखेज हो रही है। आज अगर आप कुबूची डेजर्ट जाएं, तो वहां भेड़, बकरियां, बत्तख और खरगोश एक साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और आसपास विलोज के झुंड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ कहलाएगा। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल और इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति से। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% एरिया रेगिस्तान है और 40% एरिया डेजर्टिफिकेशन से लड़ रहा है। आज यूरोप समेत अमेरिका भी चाइना के इस इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। कुबूची डेजर्ट का मैसेज साफ है, अगर इंसान और कुदरत मिलकर काम करें तो मौत के समंदर को भी जिंदगी का बगीचा बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि इनोवेशन से दुनिया बदली जा सकती है, तो इस कहानी को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या भारत के थार रेगिस्तान में भी ऐसा प्रयोग होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।